Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. होप यू आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 31 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके साइंस सब्जेक्ट की फॉर क्लास 10th। इस वर्कशीट में आपको बेसिकली चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, क्योंकि जितने भी कंटेंट वाला पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये जस्ट काइंड ऑफ अ रिवीजन है जो आपकी क्वेश्चन आंसर के थ्रू हो जाएगी। चलिए वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण जिस कोशिकांग में होता है वह कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी है। तो आपको पता है वो आंसर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, और क्लोरोफिल ही मदद करता है जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा को संग्रहित करने में क्लोरोफिल ही मदद करता है, और वो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, पाचन प्रक्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने में सहायक है। ठीक है, और ये होता कहाँ है? स्रावित कहाँ पर होता है? ये शुद्रांत के अंदर स्रावित होता है। ये आप आंसर लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है? तो आपको पता है श्वसन क्रिया में क्या होता है? श्वसन क्रिया में जब ग्लूकोज का जो अणु होता है वो टूटता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और जल के अंदर बदलता है, और जो ऊर्जा है वो निर्मुक्त होती है। तो यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है वो ADP को और फॉस्फेट आयन जो होते हैं उन दोनों को मिलाकर ATP बनाने में सहायक होती है। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? ATP बनता है। और ATP बनाता कौन है? कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। ATP कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ATP का क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, बिजली घर भी कहते हैं, क्योंकि ये ATP का निर्माण करता है। इसका मैं आंसर आपको लिख के बता देती हूँ। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही ATP नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट्स ATP अणु बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर आप ऊर्जा भी लिख लेना इस एरो के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन होता है, क्या होता है? कहाँ पर होता है? ईस्ट में होता है, जीवाणुओं में होता है, मानव मांसपेशी में होता है, या उपयुक्त सभी में होता है? तो इसका आंसर आएगा ये सभी में होता है, क्योंकि मांसपेशियों में भी अवायवीय श्वसन होता है, ईस्ट में भी, और जीवाणुओं भी अवायवीय श्वसन होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई है कौन सी होती है? बोमन संपुट होती है, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन तो आपको पता है जो तंत्रिका कोशिका होती है उसको कहते हैं, और नेफ्रॉन, वृक्काणु या फिर वृक्क तो नहीं होता, वृक्क के अंदर वृक्काणु होता है, और वृक्काणु के अंदर बोमन संपुट होता है। आपने पढ़ा था ना? तो इसका आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन, वृक्काणु, जो कि कार्यात्मक इकाई है किसकी? उत्सर्जी तंत्र की, मानव के अंदर। रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक होती हैं, कौन सी रक्त कणिकाएं होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये उपयुक्त सभी। तो प्लेटलेट्स होते हैं जो कि रक्त का थपका बनाने में और चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक होती हैं। वो कौन से होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन है आपका। वाक्य पूर्ण कीजिए। लसिका रुधिर के डैश के समान होती है? तो लसिका रुधिर के प्लाज्मा के समान है, लेकिन ये कैसी होती है? ये कैसी होती है? रंगहीन होती है। रंगहीन होती है, और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है,
8 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि किसी पौधे से जाइलम निकाल दिया जाए, जाइलम का काम क्या होता है? जड़ों से पानी जो अवशोषित होता है उसको पत्तियों तक और तने तक ऊपर तक लेके जाना, किसी लंबे पौधे में भी ऊपर तक लेके जाना, तो उसका उस जाइलम का काम होता है। तो उस पौधे का क्या होगा? उस पौधे का क्या होगा? मैं आंसर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, अगर पौधों से जाइलम निकाल दिया जाए तो पानी जड़ों से अवशोषित होकर पत्तियों तक, तने तक नहीं पहुंच पाएगा। खास तौर से जो लंबे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों और तने तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा और उसकी पत्तियां सूख जाएंगी और पौधे की मृत्यु हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक लेके जाती है। कहाँ से? फेफड़ों से हृदय तक लेके जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? वो फुस्फुस शिरा होती है। मैंने आपको बताया था ये अपवाद है कि सिर्फ यही शिरा पूरे शरीर में ऐसी होती है जो कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लेके जाती है फेफड़ों से हृदय तक। ठीक है, और जो हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को लेकर जाती है फेफड़ों तक, उसको हम फुस्फुस धमनी कहते हैं। वरना जितनी भी धमनी होती है हमारे शरीर में उसके अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त ही बहता है, और जितनी भी शिराएं होती हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। ये सिर्फ यही एक अपवाद है जिसके अंदर ऑक्सीजनित रुधिर होता है जो कि फेफड़ों से हृदय तक आती है, और उसको हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिरा कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा फुफ्फुस शिरा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए। अभिकथन क्या दे रखा है? रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये तो बात तो सही है, पत्ती के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको हम रंध्र कहते हैं। और उसका कारण क्या है? ये क्या करते हैं? गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। मतलब कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। तो ये बात भी सही है। चलिए अब इसको हम पढ़ लेते हैं, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर अभिकथन की सही व्याख्या है। ये वाले आंसर सही है, क्योंकि रंध्र जो होते हैं वो पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन्हीं से क्या होता है? विनिमय आदान प्रदान होता है गैसेस का। दूसरा इन्होंने क्या कह रखा है? ए और आर दोनों सही हैं पर अभिकथन सत्य नहीं है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो पहला वाला आपका आंसर है आंसर ए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने के कुछ समय के पश्चात मीठा क्यों लगने लगता है? ब्रेड के टुकड़े में क्या होता है? ब्रेड के टुकड़े में कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च होता है। जब वो छोटे कणों में टूटता है तो वो किस में? ग्लूकोज और माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है, जिसका जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। तो हमें मीठा लगता है। ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये B1 का आंसर है। एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने के कुछ समय बाद मीठा इसलिए लगता है क्योंकि ब्रेड के अंदर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च को लाल ग्रंथि में उपस्थित अमाइलेज एंजाइम सरल शर्करा मतलब के माल्टोज में बदल देता है। उसी का स्वाद हमें मीठा लगता है। हमारे मुंह में जो लार रस स्त्रावित होता है, जो लार ग्रंथि स्त्रावित करती है, उसके अंदर अमाइलेज एंजाइम होता है जो उसको सरल शर्करा में कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देता है। उसी के कारण हमको उसका मीठा स्वाद महसूस होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमको पता है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये पित्तरस स्त्रावित करती है। ठीक है, पहले आप ये लिखेंगे। उसके बाद अगला देखिए, इसके क्या कार्य हैं? इसका मैं कार्य बता देती हूँ आपको। देखिए, यकृत का क्या कार्य है? ये अमाशय से आने वाले भोजन जो कि अम्लीय होता है और पित्तरस इसे क्षारकीय बना देता है। तो पित्तरस क्या करता है? इस भोजन को क्षारकीय बना देता है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटा गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये साबुन में मैल पर
इमल्सीकरण की तरह ही काम करता है, कितना ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली 3 घटनाओं की सूची बनाइए। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा बता देती हूँ। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना। जो पानी होता है, पानी का अणु होता है, वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में उसका अपघटन हो जाता है, वो टूट जाता है। और तीसरा कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। तो ये 3 प्रक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती हैं, 3 घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन, दीर्घ रोम के कार्य लिखिए। दीर्घ रोम होते कहाँ हैं? क्षुद्रांत में होते हैं। और ये उंगलिनुमा संरचनाएं होती हैं जो कि क्षुद्रांत का क्या करती हैं? क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं, जिससे अवशोषण बहुत आसानी से बढ़ जाता है। और क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है? जो जितने भी हमारे पौष्टिक आहार होता है जो कि विखंडित हुआ होता है, उसका शोषण अच्छी तरह से हो जाता है। इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, क्षुद्रांत की दीवारों पर उंगली जैसी दीर्घ रोम होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। मतलब कि जो दीर्घ रोम होते हैं वहाँ पर रक्त की जो वाहिकाएं होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, जो भोजन को अवशोषित कर शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचा देती हैं। वहीं से क्या होता है? भोजन को अवशोषित किया जाता है। तो ये एक तरह से अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ाने में सहायक होती हैं। का 5th क्वेश्चन है, मरुद्विद पौधों, जो मरुस्थल में पौधे होते हैं, में रंध्र दिन में बंद रहते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो पानी का वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो सकता है। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में से ज़्यादा होगा, तो इसलिए दिन के वक्त क्या होता है? रंध्र बंद रहते हैं। व्याख्या कीजिए कि ये पौधे कब और किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो ये पौधे क्या करते हैं? रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और वो एक मध्य पदार्थ बनाते हैं, और फिर दिन के वक्त क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में उसको संश्लेषित करके जो अंतिम उत्पाद होता है वो बनाते हैं। ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर। यहाँ पे देखिए, मरुद्विद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, एक बीज का उत्पाद बना लेते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिए गए निर्देशकों के अनुसार इस फ्लो चार्ट को पूरा कीजिए। आमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? ABC, और उसके कार्य DEF आपको बताने हैं। यहाँ पे देखिए, ग्रंथियां कौन सी होती हैं? जठर ग्रंथियां आमाशय में। पहली तो पेप्सिन, कार्य क्या है इसका? पाचन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करना। इसके अंदर ये एक तरीके का पाचन एंजाइम है और क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा आपका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? ये एक तरह से अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, तो ये पेप्सिन की क्रिया करने में सहायता करता है। श्लेष्मा क्या है? श्लेष्मा जो कि क्या कहते हैं? म्यूकस होता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को का असर नहीं होने देता। किस पे? जो आमाशय की आंतरिक भित्ति होती है उस पे। तो आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तो जो आंतरिक भित्ति होती है आमाशय की, उसको बचा के रखता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के असर से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मानव में दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? 7th क्वेश्चन। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब हमने हार्ट वाली वर्कशीट करी थी, तो उसमें दे रखा था। ठीक है, कि किस प्रकार हृदय जो होता है वो ऑक्सीकृत रक्त को और अनऑक्सीकृत रक्त को अलग अलग रखता है और उसका परिसंचरण करता है हृदय जो होता है। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको यहाँ पर बता देती हूँ और लिंक भी शेयर कर दूँगी नीचे, जहाँ पर आप जाके डिटेल में समझ सकते हैं दोबारा। यहाँ पे देखिए, दोहरा परिसंचरण रुधिर परिसंचरण के लिए के एक पूर्ण चक्र में हृदय में 2 बार आता है।
कैसे 2 बार आता है? जैसे ये आपका हृदय बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपका हृदय बना हुआ है, तो यहाँ ऊपर तो ये अलिंद होता है, नीचे निल्ले होता है, ठीक है, 2 भागों में बटा हुआ होता है। तो ये जो आपका, ये तो आपका हुआ सीधे हाथ की तरफ, ये हुआ उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है। तो जो सीधे हाथ की तरफ पूरे शरीर में से रक्त इकट्ठा होता है और वो नीले से निकल के फुसफुस धमनी से होकर कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। फिर फेफड़ों से ये कहाँ पर आता है? उल्टे हाथ की तरफ अलिंद में आता है और फिर ये फुसफुस शिरा से होकर, ठीक है, उल्टे हाथ नहीं, ये फिर क्या कहते हैं, महाधमनी से होकर कहाँ जाता है? फुसफुस शिरा से ये फेफड़ों से आता है और फिर महाधमनी से होकर ये पूरे शरीर में रक्त को, ऑक्सीकृत रक्त को बांट दिया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त और ऑक्सीजन युक्त रक्त दोनों अलग अलग चलते हैं, ठीक है, हृदय के अंदर। तो इसका मतलब ये सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर परस्पर ना मिले, ये दोनों ना मिले, ऑक्सीकृत भी और विऑक्सीकृत भी जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है ना मिले, कि पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं में उच्च ऊर्जा की आपूर्ति में सहायक होता है। उनको क्योंकि वो उड़ते हैं तो उनको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए होती है और उनके बहुत, क्योंकि ये होते भी कैसे हैं, बहुत जटिल उसके बने हुए होते हैं, तो उनके अंदर जितने भी अंग होते हैं, हर एक कोशिकाएं होती हैं, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उनको उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हर एक उसमें ऑक्सीजन जाना ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल जाएगी तो उन कोशिकाओं तक पूर्ण ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी जहाँ पर चाहिए, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त भी पहुँच सकती है। तो ये ज़रूरी सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त जो हैं वो परस्पर अलग अलग रहें। इसी को हम क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्वेश्चन है आपका, धमनी और शिरा में विभेद कीजिए, मतलब कि अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैं दोबारा इसका आंसर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, धमनी ये वितरण वाहिका है, मतलब कि सब जगह पर ऑक्सीजनित रक्त को ये बांटती है, और ये संग्रहण वाहिका है, ये सब जगह से इकट्ठा करके कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय में पहुंचाती है। तो ये ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर, क्योंकि ये क्या है? ये अपवाद है। और विऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है, और इसमें अपवाद कौन सा है? फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर, मतलब कि ये अपवाद है। धमनी की भित्ति मोटी होती है, वह लचीली होती है, क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब से निकलता है। शिरा की भित्ति कैसी होती है? कम मोटी होती है और कम लचीली होती है। धमनी के अंदर वॉल्व नहीं होते, जबकि शिरा के अंदर वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये सतह पे नहीं होती है, धमनी अंदर होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, और शिरा सतह पे होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, पदार्थों के मुखी वहन में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार सहायक है? कैसे उसको हेल्प करता है वाष्पोत्सर्जन के पानी ऊपर की तरफ मूव करे, ऊपर की तरफ जाए? तो वो क्या करता है? एक क्या कहते हैं, शक्ति पैदा कर देता है, ताकत पैदा कर देता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो खिंचता हुआ ऊपर की ओर जाता है। मैं इसको आपको आंसर डिटेल में बताती हूँ। देखिए, वाष्पोत्सर्जन एक चूषण उत्पन्न करता है, ठीक है, एक सक्शन फोर्स उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है, ठीक है। तो जाइलम कोशिकाओं के अंदर जो पानी का प्रवाह हो रहा था, उसमें एक चूषण शक्ति उत्पन्न होती है, सक्शन फोर्स उत्पन्न होती है, जो कि खींचता हुआ पानी को खींचता है उन कोशिकाओं के अंदर से, जो कि एक परस्पर फ्लो बन जाता है पानी का ऊपर जाने में, जड़ों से पत्तियों तक और तने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th क्वेश्चन, मानव वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको डिटेल में समझाया था, एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ देखिए, मूत्र का निर्माण, शरीर में मूत्र निर्माण निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका नेफ्रॉन होता है, जिसको हम वृक्काणु भी कहते हैं, उसके अंदर अधिक दाब के अंतर्गत केशिका गुच्छ अति सूक्ष्म निस्यंदन होता है, द्वारा विलीय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेला जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है,
तब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है। फिर ये क्या होता है, जो बोमन संपुट होता है उसके अंदर आ जाता है, फिर ये रुधिर नलिकाओं द्वारा प्रवाहित होता है, उसमें जाता है। फिर क्या होता है, जहाँ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल का चयनित पूर्ण अवशोषण हो जाता है, तो वहाँ से ग्लूकोज और अमीनो अम्ल को अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि बोमन्स कैप्सूल और संपुट के अंदर धकेल दिए गए होते हैं। फिर क्या होता है, जैसे जैसे मूत्र नलिका से प्रवाहित होता है, कुछ आयन जैसे कि पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन रुधिर से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं, तो वो रक्त से क्या होते हैं, मूत्र के अंदर प्रवाहित हो जाते हैं, डाल दिए जाते हैं। फिर क्या चीज़ होती है, तब संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करती है। जो लास्ट में एक वाहिनी होती है जिसके अंदर जितने भी वृक्काणु होते हैं वो क्या करते हैं, मूत्र को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। वहाँ पर बचे कुचे जल का भी क्या होता है, पूर्ण अवशोषण हो जाता है। इस मूत्र में यूरिया और यूरिक अम्ल और वह वर्णक जो मूत्र को रंग देता है, ये सारे भी शामिल होते हैं। चलिए अभी इनमें आ जाते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। पहला है आपका, मानव हृदय के व्यवस्थात्मक काट दृश्य का चित्र बनाकर उस पर नामांकित कीजिए। क्या नामांकित करना है आपको, फुफ्फुस धमनी, बायां अलिंद, महाशिरा, बायां निलय, महाधमनी और फुफ्फुस शिरा। ये आपने बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया भी था, मैं एक बार डायग्राम आपसे शेयर कर देती हूँ। ये देखिए आपका डायग्राम है मानव हृदय का। इसमें दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, महाधमनी, ये सारे भाग दे रखे हैं जो आपको नामांकित करने को बोले गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बी वाला पार्ट देखिए, मछलियों में रुधिर परिसंचरण मानव में रुधिर परिसंचरण से भिन्न होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। सबसे पहले तो आपको पता ही है, मनुष्य के अंदर दोहरा परिसंचरण होता है, जबकि मछलियों में क्या होता है, एकल परिसंचरण होता है। इसको मैं आपको पूरा डिफरेंस बता देती हूँ तो आप आराम से उसको समझ पाएंगे। आप डिफरेंस ही इसमें लिखिएगा। यहाँ देखिए, मछलियों में रुधिर परिसंचरण और मानव में रुधिर परिसंचरण। मछलियों में दो कोष्ठीय हृदय, एक अलिंद और एक निलय युक्त होता है, मतलब इसके अंदर दो ही कक्ष होते हैं, ऊपर वाला अलिंद और नीचे वाला निलय। इसमें अशुद्ध रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर पंप किया जाता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शुद्ध रुधिर उसी मार्ग से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। इसे एकल परिसंचरण पथ कहते हैं, मतलब कि एक ही इनके पास पथ होता है जाने आने का। इसमें क्या होता है, अशुद्ध रुधिर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला को बाहर पंप किया जाता है, उसको बाहर भेजा जाता है, जो क्लोम में जाके, जो कि उसके गिलफड़ होते हैं, उसमें जाके ऑक्सीजनित हो जाता है, ठीक है, होकर शुद्ध रुधिर उसी मार्ग से फिर दोबारा उसी मार्ग से जाएगा और शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाएगा। तो वो रोटेट जो करता है वो एक ही उसके अंदर करता चला जाता है। जबकि मानव में क्या होता है, मानव में पूर्ण 4 कक्षीय हृदय, 2 अलिंद व 2 निलय पाया जाता है। इन जंतुओं में शुद्ध रुधिर ऑक्सीजन युक्त बाएं अलिंद में व अशुद्ध रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर दाएं अलिंद में आता है तथा उसी क्रम में निलियों में जाता है। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सीधे हाथ की तरफ होता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त आता है और उल्टे हाथ की तरफ वाली में ऑक्सीजन युक्त आता है। तो निलियों में बिना मिश्रण के रुधिर को शरीर के अंगों में तथा अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में पहुंचाया जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण पथ कहते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मछलियों में एकल परिसंचरण होता है और मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर इन अंगों को अंकित कीजिए। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। ये आपने लास्ट वर्कशीट में बहुत अच्छे से किया था, तो आप वहीं से डायग्राम बना सकते हैं। मैं आपको चाहे तो इसमें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। प्रत्येक नामांकित अंगों का एक कार्य लिखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ पर आपको उत्सर्जन तंत्र के सारे भाग दे रखे हैं, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, और इन सब के जो कार्य होते हैं वो भी लिख रखे हैं
कि जो वृकक होता है ये स्थिर तो रीढ़ की हड्डी और उदर के तरफ होता है, बीच में होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे ये उत्सर्जन का कार्य करता है वृकक, ठीक है। और मूत्र वाहिनी, वृकक में निर्मित मूत्र इस नलिका द्वारा प्रवाहित होता है। मूत्राशय मूत्रवाहिनी द्वारा प्राप्त मूत्र का भंडारण करता है। मूत्रमार्ग मूत्र का निष्कासन करने में सहायक होता है। तो इन सब के कार्य हैं, ये आप यहाँ से देखिए लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन, जलीय जीवों और स्थलीय जीवों की सांस लेने की दरों में अंतर क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। इसका आंसर मैं पहले ही वर्कशीट में समझा चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जंतु जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करते हैं। जो जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो वही उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है, अतः स्थलीय जंतु को तीव्रता से श्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है। जबकि जलीय जंतुओं को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से श्वसन लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो जो पानी में जल में विलेय ऑक्सीजन होती है वही ले पाते हैं। फुली आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ आए होंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।